नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बायोसेल प्रोफेशनल कोचिंग। अभी 3 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी हमें लाइक और कमेंट्स की कमी है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को जरूर करें, जिससे कि हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि पॉलन ग्रेन्स कैसे दिखते हैं और कैसे बनते हैं। आज हम बात करेंगे कि उन पॉलन ग्रेन्स के क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। जी, पॉलन ग्रेन्स के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। रेडी? ओके। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है, पहला टर्म है पॉलिनियम। पॉलिनियम क्या होता है? हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब पॉलन ग्रेन्स बनते हैं तो पॉलन मदर सेल मेयोसिस करती है और एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और ऐसे सैकड़ों पॉलन मदर सेल्स आपको पॉलन ग्रेन्स के अंदर यानी एंथर के अंदर मिलते हैं। तो सैकड़ों पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर मिल रहे हैं और एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। कैलोट्रोपिस एस्कलपीडियेसी फैमिली का बिलोंग करता है और इसके अलावा ऑर्किडेसी फैमिली में एक खास बात आपको मिलती है। क्या मिलती है कि जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स एक संग एसोसिएट होके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में एक संग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे कहते हैं पॉलिनियम। तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर आपको मिलता है, स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है जो सिर्फ और सिर्फ कैलोट्रोपिस में मिलती है। इसी तरीके से आपको दूसरा नाम मिल रहा है कंपाउंड पॉलन, ड्रोसेरा और टाइफा। इन 2 प्लांट्स के अंदर, बल्कि ऐसे और भी प्लांट्स हैं, तो इन प्लांट्स के अंदर आपको एक स्ट्रक्चर और मिलता है। यहाँ पे सारे पॉलन ग्रेन इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। जैसे ऊपर पॉलिनियम में आपने क्या कहा कि जितने प्लांट पे पॉलन ग्रेन्स इकट्ठा होकर यूनिट बना रहे हैं, जिसे क्या कह रहे हैं? पॉलिनियम। यहाँ ऐसे इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो 4 पॉलन ग्रेन एक पॉलन मदर सेल से बनते हैं वो चारों अलग अलग नहीं हो रहे, यानी वो 4 पॉलन ग्रेन एक संग अटैच रहते हैं। इस कंडीशन कहते हैं कंपाउंड पॉलन। When 4 pollen grains formed by meiosis remain together, एक संग रहते हैं। तो ये डिफरेंस है पॉलिनियम और कंपाउंड पॉलन में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगला है एरो एलर्जन। एरो मतलब हवा में, एलर्जन मतलब एलर्जी। जी, पॉलन ग्रेन्स हवा में टहलते टहलते बहुत सारी एलर्जी कॉज करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हमारे लिए लेके आते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, जीनोपोडियम, पार्थिनियम और सालम। इसके एग्जाम्पल, पार्थिनियम को हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। ये जितने हवा में पॉलन ग्रेन्स टहल रहे होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स हमें ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन और इवन अस्थमा तक कॉज कर सकते हैं। तो एलर्जी क्रिएट करते हैं और एलर्जी क्रिएट करके हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत करते हैं। पार्थिनियम की अगर बात करें तो पार्थिनियम जो था वो वीट के संग, जब वीट एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया में, तो ये वीट के संग अपने आप आ गया था। जैसे कि आपके देशक में 100 प्लांट्स लाए गए तो थोड़ा बहुत तो 1-2 प्लांट और एक्स्ट्रा आ ही जाते हैं, या 1-2 कुछ चीजें आ जाती हैं छोटी मोटी, तो ये अपने आप आ गया था। और आज की डेट पे इंडिया में हर जगह मिलता है। तो बाहर से आया था, जैसे आपने इसी तरीके से एक नाम पढ़ा था इकॉर्निया। इस इकॉर्निया की यही कंडीशन थी, बाहर से लाया गया था, लेकिन वो लाया गया था, इसे तो लाया भी नहीं गया।
ये अपने आप आ गया। वीट के संग एक्सपोर्ट जब वीट का हुआ तो उसके संग आया और आज एलर्जी क्रिएट कर रहा है इंडिया के करीब करीब हर कोने में। इसके अलावा कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलन ग्रेन्स को टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। जी, कुछ वेस्टर्न कंट्री में ये पॉलन ग्रेन्स का इस्तेमाल होता है। ऐसा माना जाता है कि ये एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए और रेस हॉर्सेस जो घोड़े दौड़ते हैं उनकी पावर बढ़ाने के लिए और एथलीट्स के अंदर एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। किस फॉर्म में? टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म। फिर एक टर्म आता है वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। वायबिलिटी यानी कितने दिन ये वायबल रहते हैं। वायबल मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जिंदा, या ये कहें कि इनकी जनरेशन की प्रॉपर्टी कितने दिन रहती है। तो कुछ प्लांट्स में बहुत कम ड्यूरेशन रहती है और कुछ प्लांट्स में बहुत ज्यादा दिन भी ये ड्यूरेशन रह सकती है। जी, ये कोई फिक्स नहीं होता है कि वायबिलिटी इतने ही दिन रहेगी। वायबिलिटी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसे अफ्रीका बीट और राइस, इनमें वायबिलिटी पीरियड है 30 मिनट। वही सोलेनेसी आलू वाली पिछले साल पढ़ी थी, रोजेसी रोज की फैमिली, लेगुमिनेसी मटर वाली। तो ये जो आपकी फैमिली है इनमें कुछ मंथ हो सकता है वायबिलिटी पीरियड। ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे कि वायबिलिटी पीरियड कितनी जल्दी या कितना लेट हो, इनके ऊपर वायबिलिटी डिपेंड करता है ये कितने दिन बाद जनरेट करे। तो ये कुछ कॉमन टर्म थे जो हमें पढ़ने थे पॉलन ग्रेन्स के लिए। अभी भी कुछ टर्म बचे हैं, ठीक है, जैसे पॉलन बैंक क्या होता है। तो पॉलन बैंक क्या होता है इस पे हम बात करेंगे, 2 मिनट वेट करते हैं, है ना जी। स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने जो पीछे टर्म्स पढ़े उसके बाद ही कुछ टर्म्स से हमने कहा पॉलन बैंक। तो पॉलन बैंक क्या होता है? देखिए, पॉलन ग्रेन्स को हम स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं दिनों के लिए, महीनों के लिए या साल के लिए। जी, पॉलन ग्रेन्स को हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बनानी होती है क्या मिलती है पॉलन बैंक। और पॉलन बैंक क्या होता है? जहां पे पॉलन ग्रेन्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे जब हम पॉलन ग्रेन्स को रखते हैं तो उसे कहते हैं पॉलन बैंक। इसी तरीके से कुछ टर्म्स है जैसे लॉन्गेस्ट पॉलन किस प्लांट में मिलता है? तो जोस्टेरा। लार्जेस्ट पॉलन किस प्लांट में मिलता है? मिराबिलिस जराफा, फोरोक्लॉक। और स्मॉलेस्ट पॉलन कहां मिलता है? तो वो है मायोसोटिस। ये कुछ चीजें थी जो आपको पॉलन ग्रेन्स के बारे में जनरल बातें करनी थी। आपने पिछली क्लास में पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट को पढ़ा था। एक बार दोबारा हम सारी चीजें बोलेंगे और फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक। इतनी बात में कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। बता दें, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉलिनेशन से पहले प्रीकॉशियस जनरेशन स्टार्ट हो जाता है पॉलन ग्रेन जी। और पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर, पॉलन चैम्बर के अंदर ही जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। 60% प्लांट में मैंने आपको बताया था 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता था। ये 2 सेल थे, जनरेटिव और वेजिटेटिव। और 40% कंडीशन में हमने आपको बताया था 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है, जहां पे 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव या ट्यूब सेल बनता है, बताया था।
अब आज बात करेंगे पोस्ट पॉलिनेशन जनरेशन। वो जो 60% है जिसमें 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हो गया, वो 3 सेल में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये बात आज हम करेंगे पोस्ट पॉलिनेशन जनरेशन। ठीक है ना? तो हमारा अगला टॉपिक आज का है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट या जनरेशन। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ठीक है, आपने कहा कि भाई पॉलिन ग्रेन्स जो है वो 2 सेल स्टेज में पहुंच गए। अब एक रफली डायग्राम भी बना के चलेंगे। ठीक है, ये है एक्जाइल, पिछली बार मेरा डायग्राम बनाया था। अब उतनी जरूरत नहीं है, टाइम बहुत खराब होगा, टाइम लगता है। एक रफ डायग्राम के थ्रू हम आपको समझा देते हैं। ये है जनरेटिव सेल और ये है वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल जिसे कहते हैं। 2 सेल स्ट्रक्चर है 60% प्लांट में, इसीलिए पॉलिनेशन होता है। ये बात हम लोग कर चुके हैं। अब पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, और पॉलिनेशन के बाद ये कहां पहुंचा? कार्पेल के ऊपर। ये कार्पेल है, इसके ऊपर पहुंच गया, लैंड कर गया। अब जब स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया तो ये स्टिग्मा से मॉइस्चर और शुगर लेगा। ठीक है, pollen can absorb moisture and sugar from stigma। अब अगर ऐसा होगा तो सीधी बात है क्या होगा? साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा, और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो एक्जाइल और एंटाइन है इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा तो ये एंटाइन को ये एरिया खाली मिलेगा जिसे कहते हैं जर्म पोर, और जब ये एरिया खाली मिलेगा तो ये यहां से एक्सटेंड होगा, शुरू हो जाएगी बाहर की तरफ। वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ा तो ऑटोमेटिकली क्या कंडीशन हुई? कुछ इस तरीके की कंडीशन हुई। ये जो जर्म पोर है एंटाइन, इससे एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर बना के बाहर एक्सटेंड होगा जिसे कहेंगे पॉलन ट्यूब, जिसे सबसे पहले एमएसआई साहब ने देखा था। ठीक है, अब आपके जो अंदर दो न्यूक्लियस थे, एक ट्यूब सेल का और एक जनरेटिव सेल का। ठीक है, ये भी है अंदर। मार्कर अच्छा चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, ये ट्यूब सेल का हो गया और एक हो गया आपका जनरेटिव सेल का। ये हो गया जनरेटिव सेल और ये हो गया ट्यूब सेल। ट्यूब सेल कंडीशन अभी भी है, कोई डाउट? अब क्या होगा? कोड तो पूरा भर गया, चलिए ऊपर लगा देते हैं। अब क्या होगा? जनरेटिव सेल डिवाइड होगा इन 2 मेल गैमेट्स। वो जो प्रोसेस
40% प्लांट में एंथर के अंदर हो रही थी, पॉलन चैम्बर के अंदर हो रही थी, वो इन 60% में पॉलन ट्यूब के अंदर हो रही है ना। तो अगली स्टेज में हम ऊपर बना रहे हैं और ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं कि जनरेटिव सेल डिवाइड into two male gametes, दो मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से 3 सेल स्ट्रक्चर बना या नहीं बना, और ये 3 सेल स्ट्रक्चर जो बना है वो क्या है, मेल गैमेटोफाइट। ये आपका दोबारा ब्लैक पेन से बना दे रहे, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब हो गए और इस पॉलन ट्यूब के अंदर फिर आपको एक मिल रहा है ट्यूब सेल का न्यूक्लियस और दो मिल रहे हैं मेल गैमेट्स। ये 3 सेल स्ट्रक्चर हो गया। ये है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अब इसके आगे का डेवलपमेंट आगे की बात है कि कैसे फर्टिलाइजेशन लीड करता है, वो तब पढ़ेंगे जब आप फीमेल का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। लेकिन इतनी बात में कोई डाउट हो तो बताएं, आपके पॉलन ग्लैंड्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर विद जर्मिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करके। इतनी बात में किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके क्वेश्चंस बहुत जरूरी है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर किसी को कोई डाउट है, किसी में प्रॉब्लम में कोई डाउट लग रही है, कहीं भी कोई ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है, तो वो कमेंट्स में लिख के बताएं। ओके, चलिए सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।